स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो हम इस लेसन में बात करने जा रहे हैं आज ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में, जिन्हें हम बोरोन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोरोन फैमिली कहते हैं? क्योंकि ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? बोरोन है, और उसी के नाम से हम इन एलिमेंट्स को जानते हैं, इसलिए बोरोन फैमिलीज को हम कह देते हैं सिंपली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स आ रहा है वो हमारा है बोरोन। तो हम यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो बोरोन जो है वो मेटेलॉइड है, मतलब उसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि अदर एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम वो मेटल्स हैं। अगर हम अबंडेंस की बात करें तो बोरोन जो है वो फेयरली रेयर एलिमेंट्स है, मतलब थोड़ा सा रेयर एलिमेंट है, ये कम पाया जाता है। तो ये किस फॉर्म में मिलता है हमको? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, कैरनाइट Na2B4O7.4H2O के फॉर्म में हमको ये मिलता है। बोरोन की अबंडेंस देखें अर्थ में तो वो अर्थ की क्रस्ट में लेस देन 0.0001% पाया जाता है, जो कि फेयरली रेयर है। अब ये बोरोन जो है वो दो आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। आइसोटोप मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बोरोन का एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर क्या हो गया 5 है, यहाँ पर भी 5 है, पर ये इसका मास नंबर यहाँ 10 है और यहाँ पर 11 है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ मास नंबर डिफरेंट हो गया और एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि ये क्या हो गया? आइसोटोप हो गए ये दोनों एक दूसरे के। अब ये जो B10 आइसोटोप होता है वो 19% पाया जाता है और B11 आइसोटोप होता है वो 81% पाया जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, जो कि 8.3% पाया जाता है। अब एल्यूमिनियम के कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला है बॉक्साइड Al2O3.2H2O और एक है क्रायोलाइट Na3Al(F6). अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम जानते हैं NS2 Np126 होता है, किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और ये ग्रुप 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला ग्रुप है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2Np1। क्लियर है ना? अब एक इलेक्ट्रॉन P में एंटर हो गया, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ हमने क्या लिया? नोबल गैस कोर ये लिया है, नोबल गैस लिखा है, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि NS2Np1, यानी कि यहाँ 2s2 2p1, फिर यहाँ पे 3s2 3p1, यहाँ पे 3d10 4s2 4p1, 4d10 5s2 5p1, 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करने में आती है कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम है यहाँ पर ओनली नोबल गैस कोर है और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब NS2Np1 है। पर जब हम गैलियम और इंडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर नोबल गैस कोर के साथ साथ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स और भी हैं। यहाँ देखिए 3d10 और 4d10, इस नोबल गैस कोर के साथ ये चीज़ें दो जुड़ी हुई हैं। अगर हम थेलियम की बात करें तो यहाँ पर और भी क्रिटिकल केस है। यहाँ पर नोबल गैस कोर के साथ 14 F इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 10 D इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमको काफ़ी ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को, क्योंकि आगे हम जो प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफाइन करेंगे वो इनके बेसिस पे ही होने वाली है। चलिए मूव करते हैं।
सेकेंड चीज है एटॉमिक रेडाई, मतलब एटॉमिक रेडियस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है ये तो हमको पता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे ही मूव करेंगे तो शेल्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, उसके कारण क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। परंतु यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम होती है। अब देखिए यहाँ पर गैलियम की एटॉमिक रेडियस जो है एल्यूमिनियम से कम हो रही है, जबकि होना क्या चाहिए था कि इसकी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, तो गैलियम की एटॉमिक रेडियस क्या हो जानी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से। पर यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं कि गैलियम की एटॉमिक रेडियस जो है एल्यूमिनियम से कम होती है। तो इसका रीज़न भी बड़ा सिंपल है कि गैलियम में जो होते हैं ये एडिशनल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 10d इलेक्ट्रॉन्स, ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। किसके लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब देखो क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं हम कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सॉरी डी 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर तो नहीं थे ना डी के इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब ये 10d के इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़े हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ये तो हम जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। तो मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं तो 10 प्रोटॉन भी इसमें न्यूक्लियस में बड़े होंगे। पर ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये थोड़ा डिफ्यूज्ड शेप का होता है। तो ये डिफ्यूज्ड शेप का हो जाने के कारण ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इस इसके ये 10 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनकी तरफ S2 और P1 की तरफ पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं। मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये S और P के इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने के कारण ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, और न्यूक्लियस के पास आ जाने से इनका जो साइज होता है इस गैलियम का एटॉमिक साइज वो एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। क्लियर होती है बात यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमको कितना रिक्वायर्ड होगी, इस चीज़ की बात करना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है 13 ग्रुप के एलिमेंट के केस में वो डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो गैलियम तक तो डिक्रीज होती है, परंतु फिर क्या होता है यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है। देखिए मतलब बोरोन से की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, उससे कम एल्यूमिनियम की है, उससे कम गैलियम की। यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ रीज़न हम दे सकते हैं कि साइज़ का ही वैसे यहाँ पर रीज़न है कि यहाँ पर बोरोन का साइज़ छोटा है, उससे बड़ा एल्यूमिनियम है, उससे बड़ा गैलियम है, तो गैलियम थोड़ा बड़ा है। तो बड़े होने के कारण आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट इतनी तेजी से नहीं कर पाएगा, इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो बात समझ में आती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम है, कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। परंतु गैलियम और इंडियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और इंडियम से फिर ज़्यादा हो जाती है किसकी, थैलियम की। तो ये चीज़ अगर हम समझें तो यहाँ पर देखने को आता है कि यह गैलियम और इंडियम की तो सेम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वही केस है कि यहाँ पर भी 3D D10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वही यहाँ पर भी स्क्रीनिंग का ही कुछ फैक्टर काम कर रहा होगा, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, थोड़ा क्लोज रख रहा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा फील कर रहे होंगे ना आउटर इलेक्ट्रॉन। तो उसके कारण इनकी तो क्या होगा कि इनकी मान लिया जाए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम हो गई होगी। परंतु इंडियम से ज़्यादा थैलियम की कैसे हुई, तो थैलियम की ज़्यादा हो इंडियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होने का कारण है कि यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि डिफ्यूज्ड थे, परंतु अब यहाँ पर डी के साथ साथ क्या एफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं, मतलब 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स और आए हैं। और ये डी से भी ज़्यादा डिफ्यूज्ड शेप का कौन होता है, एफ ऑर्बिटल, हाईली डिफ्यूज्ड होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
मतलब हमने यहाँ पर केस क्या हो रहा है कि 14 इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर हुए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर होंगे, सॉरी प्रोटॉन कहाँ बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में। परंतु ये इसके कारण होता क्या है कि जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये एफ काफ़ी डिफ्यूज होता है, तो ये एफ ऑर्बिटल इन 6s2 और 6p1, 6s2 ऑर्बिटल्स और 6p1 ऑर्बिटल्स को के इलेक्ट्रॉनों को स्क्रीन नहीं कर पाता। मतलब इनके बीच में जो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन 6s2 और 6p1 के ये न्यूक्लियस के और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो शील्ड ही नहीं कर पा रहा, उसको बचा ही नहीं पा रहा है, तो ये और पास आ जाएंगे। और पास आ जाने के कारण अब न्यूक्लियस के और इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या इजीली इन इलेक्ट्रॉनों को देने देगा, नहीं देने देगा। और नहीं देने देगा इसका मतलब हमको एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, इसकी थैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंडियम से ज़्यादा हो जाती है। रीज़न, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, कि मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर, मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम जाने पर डिक्रीज होती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई, इसकी 2.0 होती है, इसकी 1.5, इसकी 1.6, 1.7, 1.8। तो मतलब यहाँ तो 0.5 कम हुई है, पर यहाँ फिर 0.1, 0.1, 0.1 इंक्रीज होती जा रही है। ये इंक्रीज होने का रीजन क्या है? चलो, डिक्रीज होने का तो समझ आता है, क्योंकि साइज बढ़ रही है तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस नहीं खींच पाएगा, तो ये तो समझ में आता है कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है। पर फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेन फैक्टर काम कर रहा है एटॉमिक साइज का, जो कि हमने पढ़ा था अभी, कि जो ये गैलियम होता है इसका साइज क्या एल्यूमिनियम से कम होता है। तो इसका साइज अगर कम होगा तो फिर यहाँ वापस से क्या होगा, एल्यूमिनियम से इस गैलियम का साइज कम है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज जितना कम होगी न्यूक्लियस के उतना इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे और आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचने में या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने में भी आसानी होगी। तो यहाँ फिर वापस क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्लियर होता है यहाँ? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहां हम बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में।